आज हम लोग प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी तीसरी कसम की समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने से पूर्व कथाकार के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिंदी साहित्य में 60 के दशक के नए कहानीकारों में फणीश्वर नाथ रेणु का अपना विशिष्ट स्थान है। रेणु की कहानियों का कथा विन्यास एकदम निजी है। उनका कथा क्षेत्र मुख्य रूप से स्वतंत्रोत्तर भारत का ग्रामीण क्षेत्र है। उनके कथा साहित्य का उद्देश्य ग्रामीण जीवन की विषमता के साथ साथ वहाँ के जीवन में व्याप्त सरसता, सहजता और मानवीय संवेदनाओं को उभारना रहा है, जिसमें वे पूर्णतः सफल भी हुए हैं। तीसरी कसम कहानी की समीक्षा। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु जी की बहुचर्चित कहानी है। इस कहानी की मूल संवेदना प्रेम है। हीरामन तथा हीराबाई के मध्य बैलगाड़ी के कुछ घंटों के सफर में एक आत्मीय संबंध स्थापित हो गया था। यह आत्मीय संबंध प्रेम का था, लेकिन कहानी में कहीं भी इस प्रेम की स्वीकार उक्ति नहीं मिलती है, न स्वयं से, न प्रेमी से ही, न किसी अन्य पात्र से। इस कहानी में हीरामन और हीराबाई का प्रेम कथित नहीं अपितु व्यंजित हुआ है। कहानीकार ने स्थान स्थान पर इसे बड़ी स्पष्टता से संकेतित किया है। हीरामन की गाड़ी में हीराबाई के सवारी के रूप में चढ़ने के बाद हीरामन की पीठ में अजीब सी गुदगुदी का एहसास होना तथा अलग प्रकार की अनुभूति होना इसी बात का द्योतक है। हीराबाई की बच्चों की सी मीठी बोली सुनने और उसका परी जैसा सुंदर रूप देखने पर हीरामन के हृदय में आकर्षण उत्पन्न होने लगता है। हीरामन से बात करने के बाद हीराबाई को सहज, सरल तथा निश्चल हीरामन भा गया। सहज आकर्षण क्रमशः प्रेम की भावना में परिवर्तित होता जाता है, जिसमें परिहास अपनी भूमिका निभाता है। महुआ घटवारिन की लोक कथा कहानी में अर्थ के नए आयाम भरती है, जो कहानी की अर्थ व्याप्ति की दृष्टि से अत्यंत सार्थक है। कहानी के अंत में हीरामन से विदा लेते समय हीराबाई का कथन, महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद लिया है गुरुजी, इस प्रकार से उसके प्रेम और साथ ही साथ उसकी लाचारी को स्पष्ट करता है। इस कहानी की विशेषता घटनाओं या बाह्य स्थितियों के संयोजन में ना होकर मानसिक स्थितियों के संयोजन तथा उनके विस्तार के अंकन करने में है। भावनाओं की गहराती जटिलता को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करने के लिए कहानी का कथानक लंबा हो गया है। मुख्य रचनाकार की मनोवृत्ति हीरामन के चरित्र व विचारों को उभारने में अधिक रमी है। पूरी कहानी में हीरामन के भाव व हरकतें ही अधिक मुखरित होकर चित्रित हुई हैं। हीराबाई के मनोभाव के दर्शन सांकेतिक रूप से कहीं कहीं चित्रित हुए हैं। इस कहानी में प्रेम की भाव प्रवणता पूरी तरलता अर्थात चंचलता के साथ व्यंजित हुई है। साथ ही इसकी विशेषता यह है कि यह निश्चल प्रेम कथा कहीं भी मर्यादा का अतिक्रमण करती नहीं दिखाई देती। इसमें प्रेम को लेकर ना तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ना ही लंबी चौड़ी कस्में खाई जाती हैं। वास्तव में पूरी कहानी में कहीं भी प्रेम का सीधा साधा प्रस्ताव तक नहीं है। यहाँ प्रेम व्यक्त करने की नहीं बल्कि महसूस करने वाली खुशबू के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। अपनी इसी विशेषता के कारण तीसरी कसम कहानी एक कालजयी रचना बन जाती है। कहानी के शिल्प की विशेषता इसकी किस्सा गोई की शैली है। वाक्य संरचना भी उसी के अनुरूप है। ऐसा लगता है जैसे हम कहानी पढ़ नहीं बल्कि सुन रहे हैं। एक एक पात्र, परिवेश तथा दृश्य हमारी आंखों के सामने से गुजरते हुए प्रतीत होते हैं। यह कहानी वर्तमान में घटित होते चलती है। इस कहानी में पूर्व दीप्ति पद्धति अर्थात फ्लैशबैक का सहारा भी लिया गया है। जब हीरामन अपनी पहली 2 कसमों के प्रसंग को याद करता है, जिनमें से पहली कसम बांस ढोने पर हुई दुर्घटना के कारण पिटाई होने पर खाई कि अब कभी बांस नहीं ढोएगा। दूसरी कसम चोर बाजारी का माल ढोते समय
उसकी तथा उसके बैलों की जान आफत में फंसने के समय खाई थी कि कभी चोरी का माल नहीं ढोएगा। तीसरी कसम कंपनी की महिला को अपनी गाड़ी में ना बिठाने के संदर्भ में खाई थी, क्योंकि यहाँ उसे दिल के मामले में काफी घाटा हुआ। इस प्रकार कहानी का शीर्षक तीसरी कसम भी सार्थक सिद्ध होता है। प्रस्तुत कहानी में परिवेश अपनी पूर्ण समग्रता के साथ उभर कर आया है। इस अंचल के लोग, उनकी बोली, खान पान, वहाँ का गीत संगीत, मेला नौटंकी, अंधविश्वास, कुरीतियाँ सब मिलकर अंचल विशेष को जीवंत कर देते हैं। जिस स्थान, काल व समय को रचनाकार ने चित्रित करने का प्रयास किया है, वह स्थानीय रंग के कारण कहानी में उभर कर आया है। कहानी में हीरामन और हीराबाई जैसे मुख्य पात्रों के अतिरिक्त जो भी पात्र आए हैं, वे अपनी पहचान बनाए बिना नहीं रह पाए हैं। पात्रों के संवाद और स्वगत कथन के माध्यम से ही हम उनसे परिचित होते चलते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि तीसरी कसम कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक कालजयी रचना है। यह कहानी 5 दशक बाद भी पाठकों को उतना ही प्रभावित करती है जितना कि अपने रचना काल में करती थी। हम आशा करते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी तीसरी कसम की यह समीक्षा आपको समझ में आई होगी तथा आपके लिए परीक्षोपयोगी होगी। धन्यवाद।